नीतीश कुमार के इस विजन का जो नया रोडमैप बना है उसमें रोजगार को प्राथमिकता दी गई है। किसी भी मुख्यमंत्री ने 10 बार शपथ नहीं लिया है, नीतीश कुमार इसमें सबसे आगे चले गए हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को यह संशय होगा कि उनके साथ किसी तरह का धोखा हो सकता है, छल हो सकता है, तो वो अपने लिए प्लान बी भी तैयार रखे। नीतीश कुमार के पास लगभग 127-28 विधायकों की जो स्थिति है, 127-28 विधायक उनके पास पहुंच जाते हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बाबा वाणी में आपके सामने कुछ ऐसी बातें लेकर के आए हैं जो आने वाले बिहार के भविष्य का निर्धारण करेंगी। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि लगातार नीतीश कुमार जिस तरह से अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रहे हैं और आने वाले 5 साल का विजन उन्होंने चुनाव से पहले जो दिया था उस विजन में थोड़ा सा बदलाव करते हुए उन्होंने एक बार फिर से आने वाले 2025 से 30 तक का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। उस रोड मैप के हिसाब से अब तक आपने देखा भी होगा कि जब एक बार नीतीश कुमार नाराज हुए थे एनडीए गठबंधन से तो उन्होंने रुख कर लिया था एनडीए से बाहर जाने का, और 2013 में जब बाहर गए तो उसके बाद 2015 तक उन्होंने कोशिश किया कि वो अकेले दम पर बिहार में सरकार चलाए, और चलाया भी उन्होंने, बाहर से समर्थन उनको मिलता रहा। लेकिन 2015 में जब मौका आया विधानसभा चुनाव लड़ने का और 2014 के चुनाव में बेहतर परिणाम नहीं आने के बाद नीतीश कुमार ने निश्चय किया कि वो आगे एक निश्चय के साथ बढ़ेंगे और लालू प्रसाद के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन बना और महागठबंधन के साथ साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और नीतीश कुमार का अपना विजन जो था उसमें उन्होंने 7 निश्चय पार्ट 1, जिसका क्रेडिट लेते हैं प्रशांत किशोर, कहते हैं कि उन्होंने ही 7 निश्चय योजना बनवाई थी, जिसके तहत बिहार में जमीनी स्तर पर अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास करना था। और इस काम को शुरू भी किया गया। 7 निश्चय योजना पार्ट 1 शुरू हुई और उसके बाद से नीतीश कुमार आगे बढ़ते चले गए। 2020 में भी जब बीच में उलट पलट हुआ तो जो विरोधी खेमे के लोग थे जो 7 निश्चय का विरोध कर रहे थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल जो थे वो विरोध कर रहे थे, इस 7 निश्चय योजना को सफेद हाथी बता रहे थे। लेकिन जब 2017 में वापसी की है तो उसी 7 निश्चय योजना के साथ वो साथ साथ चले। हालांकि चिराग पासवान ने पैरेलली 2020 में अपनी एक अलग अवधारणा के साथ 2019 का चुनाव तो उन्होंने साथ लड़ा, लेकिन 2020 में जब अलग से चुनाव लड़े उसके बाद से उन्होंने अपने लिए एक नया विजन तैयार किया, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, और 7 निश्चय योजना से ज्यादा उसमें एग्रेशन दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि एजेंडा उनका यथास्थिति है, 2020 में वो सफल नहीं हुए। लेकिन अब जबकि नीतीश कुमार के साथ 2025 से 30 तक आगे बढ़ रहे हैं, 2024 का चुनाव साथ लड़ा, तो उस 7 निश्चय पार्ट 2 के हिस्सा वो बन गए थे। अब 7 निश्चय पार्ट 3 का हिस्सा निश्चित रूप से चिराग पासवान है, जिसमें वो अपने विजन को भी साथ में लाना चाहते हैं। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर के और 7 निश्चय योजना को लेकर के जितनी भी बातें उन्होंने कही हैं उस पर उन्होंने कहा है कि बहुत सारी योजनाएं जो हैं 7 निश्चय योजना की वो उनके पास हैं। जैसे पीएचईडी विभाग उनके पास है जो कि सबसे ज्यादा विवादित रहा है। मंत्री बनते ही संजय सिंह ने जिस तरह से अपना रवैया दिखलाया है, जिस तरह से उन्होंने अपना शुरुआत किया है, उससे साफ लग रहा है कि उनके पास एक विजन है। और जो चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन बनाया था उसको लेकर के वो कहीं ना कहीं तैयारी शुरू कर चुके हैं, और उस तैयारी में सीधे तौर पे वो जो इस विभाग को बदनाम किया जाता था उस विभाग की बदनामी से अपने आप को अलग करके एक नया विजन देंगे और नए तरीके से वो काम करेंगे, जिसका शुरुआत भी उन्होंने कर दिया है। कई मीटिंग्स किया है, आपने देखा भी होगा, हमने उनका इंटरव्यू भी किया था और हमारी टीम ने उनसे लगातार मॉनिटर करके ये बात जानने की कोशिश की कि वो अपने पीएचईडी विभाग से क्या कुछ करेंगे। उन्होंने पूरा रोडमैप बनाया है, उस रोडमैप के आधार पर वो काम करना शुरू भी कर चुके हैं। उन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जिसके तहत लोगों को शिकायत हो तो वो खुद सुनते हैं, और उनके उसके लिए उन्होंने टीम का निर्धारण कर दिया है। जोनल मीटिंग भी वो कर रहे हैं, ये भी बातें हमने बताई। लेकिन ये बातें तो सरकारी स्तर पर चल रही है। नीतीश कुमार के इस विजन का जो नया रोडमैप बना है उसमें रोजगार को प्राथमिकता दी गई है,
उद्योग को प्राथमिकता दी गई है, कृषि को, शिक्षा को और स्वास्थ्य के साथ साथ आधारभूत विकास की जो अवधारणा है उसको उसमें जोड़ा गया है। खास करके महिलाओं पर विशेष फोकस है, जो कि चुनाव से पहले ही आपको देखने को मिल चुका था। 10-10 हजार रुपये देकर के महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने की एक मुहिम शुरू हुई है। उस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए उसमें 2 लाख रुपए देने तक का प्रावधान किया गया है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ आपको बता दें कि इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने यह भी निश्चय कर लिया है कि नीतीश कुमार ही आने वाले समय में भी यदि बिहार में मुख्यमंत्री किसी कारणवश इस्तीफा होता है या नीतीश कुमार को आगे पीछे करना पड़ता है, 2030 में भी नीतीश कुमार यदि अगर 2-5 साल ये सरकार निर्बाध गति से चलती है, किस तरह की कोई समस्या नहीं होती है, तो 11वीं बार जब मुख्यमंत्री पद का शपथ लेना होगा तो नीतीश कुमार को ही शपथ दिलाया जाएगा। ये बातें भी अब कही जा रही हैं। या फिर जब भी नीतीश कुमार को या बिहार में मुख्यमंत्री बदलने की, मुख्यमंत्री चेंज होने की बात होगी तो वो चेहरा नीतीश कुमार का ही होगा और बिहार में 11वीं बार, 10 बार के बाद 11वीं बार नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे। ये अपने आप में भी एक मिरेकल है, एक रिकॉर्ड बन चुका है कि एक मुख्यमंत्री, किसी भी मुख्यमंत्री ने 10 बार शपथ नहीं लिया है। नीतीश कुमार इसमें सबसे आगे चले गए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस रोड मैप में कैसे कैसे हमने आंकड़ों के हिसाब से समझाने की कोशिश की थी कि नीतीश कुमार के पास प्लान बी भी है, प्लान सी भी है। प्लान ए पर काम चल रहा है जिसमें 200 से अधिक सीटें जीत करके एनडीए गठबंधन सरकार चला रही है और सभी घटक दलों को उनके अनुपात के हिसाब से, उनके जरूरत के हिसाब से बैठ करके तय करके उन्हें भी प्रतिनिधित्व दिया गया, सरकार में भी हिस्सा और अन्य आयोगों और अन्य चीजों में भी हिस्सेदारी उनको दी गई है। सब कुछ स्मूथली चल रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर किसी तरह का कोई समस्या होता है और नीतीश कुमार के ये जो 7 निश्चय पार्ट 3 है जिसकी परिकल्पना नीतीश कुमार ने कर दी है और 2025 से 30 तक का विजन तैयार किया है, इस विजन में किसी भी तरह का कोई अड़ंगा लगता है या कहीं से भी कोई किसी विभाग से कमी महसूस होती है तो नीतीश कुमार उसके लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं और वो उसके लिए एक्शन भी ले सकते हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को यह संशय होगा कि उनके साथ किसी तरह का धोखा हो सकता है, छल हो सकता है, तो वो अपने लिए प्लान बी भी तैयार रखें। प्लान बी क्या है? तो प्लान बी सिंपल सी है कि वो एनडीए से बाहर होंगे, गैर भाजपाई दलों के साथ मिल करके सरकार बना सकते हैं। लेकिन यह भी बहुत कष्टकारी होगा क्योंकि अभी 17 महीने की सरकार पर फिर से आरोप लगा करके अपने विरोधियों पर, अपने माफ कीजिएगा, अपने साथियों पर, सहयोगियों पर आरोप लगा करके, कांग्रेस पर और राजद पर लगा करके उन्होंने अपने आप को अलग किया था कि ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, अपने आप में सुधार नहीं ला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास जो है प्लान ए, प्लान बी और अब प्लान सी भी नीतीश कुमार के पास तैयार हो चुका है। ये प्लान सी क्या है? तो प्लान सी में नीतीश कुमार के पास जो उनके 85 जो विधायक हैं, उनके अलावे हमने आंकड़ों के हिसाब से बताया था कि 85 के अलावे और भी अलग अलग जो लोग हैं, जिसमें 5 एआईएमआईएम के हैं, 5 जो हैं वो हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के हैं, 4 उपेंद्र कुशवाहा के हैं, इसके अलावे 1 बीएसपी के और 1 आईआईपी के हैं। ये 12 हो जाते हैं। इनको लेकर के अगर देखा जाए तो आगे बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसके अलावे जो 19 हैं वो 19 एलजेपी के हैं, उनको भी अपने स्थिति को स्पष्ट करना है। सबसे बड़ी बात कि 4 जो विधायक हैं आरएलएम के, उनके साथ समस्या ये हो रही है कि वो अपने व्यवस्था से, अपने नेतृत्व से खुश नहीं है। वहां आकर के एक मामला अटकता हुआ दिखाई दे रहा है और इन सब की कहीं ना कहीं नाराजगी एक बड़े विस्फोट का कारण बन सकती है। जो कहा जा रहा है कि आने वाले खरमास के बाद, हमने खबरों में भी आपको बताया था कि उनकी स्थिति थोड़ी सी अस्पष्ट है, वो विद्रोह कर सकते हैं और विद्रोह करने की स्थिति में ये भी उस खेमे में जा सकते हैं। ये प्लान सी जो नीतीश कुमार का है, उसमें नीतीश कुमार के पास लगभग 127-28 विधायकों की जो स्थिति है, 127-28 विधायक उनके पास पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार एक ऐसी सरकार बनाने के लिए अपने आप को सक्षम पाते हैं जिसमें भाजपा भी नहीं हो और राजद भी नहीं हो। इन सभी स्थितियों को लेकर के जो उन्होंने तय किया है, उसमें हमने आपको बताया कि रोजगार, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत विकास की बात की है, जिसमें 7 निश्चय पार्ट 3 में पहला निश्चय जो है उसमें रोजगार को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई है। इसमें महिलाओं को भी जोड़ा गया है।
रोजगार में 1 करोड़ लोगों को दुगनी, यानी पिछले बार 50 लाख लोगों तक पहुंचे थे नीतीश कुमार, इस बार दुगना प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ लोगों को 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देने की बात की जा रही है। इसके लिए अलग अलग सेक्टर भी चुने गए हैं, जिसमें महिला के सशक्तिकरण के स्वावलंबन की भी बात की जा रही है, और उसके लिए भी आपको पता है कि 2 लाख तक देने की प्रक्रिया जो है वो नीतीश कुमार के हिस्से में आई है। उसके लिए पूरा प्लान जो है, मास्टर प्लान तैयार है। लेकिन जाति आधारित गणना के बाद, जो सामाजिक और आर्थिक सर्वे के बाद जिन लोगों को चिन्हित किया था नीतीश कुमार की सरकार ने, वो सर्वे कराने के बाद, जातीय सर्वे कराने के बाद, उसमें लगभग 94-95 लाख लोग जो परिवार हैं, उन परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे पाया गया था और उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी के लिए प्राथमिकता के आधार पर इनको मुख्य धारा में लाने के लिए इनको जो भी जरूरत महसूस होगी उसके हिसाब से सरकार काम करेगी, और इसके लिए समृद्ध उद्योग चैन लगाने की बात की जा रही है। इसके लिए आपने देखा भी होगा कि समितियां बनाई गई हैं सशक्त बिहार के लिए। ये आधारभूत संरचना जो है अलग अलग तरह से बढ़ाने की बात की जा रही है। इसके लिए कई सेक्टर्स देखे गए हैं, इसमें उच्च स्तरीय समिति भी बनाई गई है, और पूर्वी भारत का टेक हब बनाने के साथ साथ आपको हमने बताया, कल ही आपने देखा होगा, बहुत जल्द हम आपको लेकर के आ रहे हैं एक बहुत ऐसा फैसला जो केंद्र की सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी था कि जब 2000 में बिहार का बंटवारा हुआ था, बिहार से झारखंड अलग हुआ था, तो जितनी भी खनिज संपदा और आय के साधन थे वो सब कुछ झारखंड के हवाले से हो गए थे। बिहार सिर्फ गरीबी, पलायन, पानी और सुखाड़, बाढ़ और सुखाड़ ही छूट गया था। जल बिहार के पास प्रचुर मात्रा में है, 6 महीने जल से पूरी तरह से आधा बिहार डूबा रहता है, या जल की प्रचुरता होती है। ऐसे में बिहार के पास जल से लेकर के क्या कुछ था, तो उसके लिए हमने आपको बताया भी था कि टेक हब के साथ साथ मछली पालन, मखाना पालन, जलकुंभी पालन, इसके लिए गाय पालन से लेकर के पशुपालन को एक खास करके और इस सेक्टर को आगे बढ़ाने की बात चल रही थी। टेक हब बनाने के साथ साथ 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ का निजी निवेश करने का बिहार ने फैसला लिया है। इसके लिए जरूरी होगी कि पहले तो रोजगार देने के लिए आपने अगर निश्चय किया है तो आपको रोजगार देने के अलग अलग आयाम खोजने होंगे। तो उसके लिए उद्योग की स्थापना, यहां तक कि मछली उत्पादन से लेकर के मखाना उत्पादन तक को भी बिहार सरकार ने बहुत आगे बढ़ाया है, और इसके लिए अब नए सिरे से स्थितियां जो हैं, उसके लिए एजेंडा रोड मैप बना करके तैयार है। उस पर लोगों को जोड़ा जा रहा है। कहा तो यह जा रहा है कि 50 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की गारंटी, जिम्मेवारी, माने ये मान के चलिए कि लगभग 1 करोड़ में 50% के आसपास, 25 से 50% के आसपास रोजगार देने की क्षमता इस पूरे सेक्टर को है, जिसमें पशुपालन से लेकर के बाकी के जो व्यवस्था है, जो जलीय उत्पादन है, उसको लेकर के है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं तैयारी चल रही है। तो वहीं एक और सेक्टर ऐसा है, एक सेक्टर जो आप पीएचईडी, जिसमें आपको हमने बताया कि नल जल योजना जो सब चल रही है, वो चिराग पासवान के पास चला गया है, जिसके भ्रष्टाचार की बात की जा रही थी और जिसको ठीक करने का जिम्मेवारी उठाया है चिराग पासवान, उनकी टीम और संजय सिंह को दिया गया है। दूसरी तरफ बंद चीनी मिलों का भी भार, इसको भी रोजगार का एक बहुत बड़ा हब माना जाता है। जो बंद चीनी मिलें हैं, 9 बंद चीनी मिलों को खोलने की प्रक्रिया तो शुरू हो ही गई है। इसके लिए भी चिराग पासवान के ही मंत्रिमंडल के ही विधायक को और उनके कोटे में ही गया है विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, जिसके संजय कुमार जो है, वो संजय पासवान, उनको मंत्री बनाया गया है। और 9 बंद चीनी मिलों को चालू करने के साथ साथ राज्य में 25 नई स्थापित करने की भी बात कही जा रही है। इसके लिए सारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर ये शुरू हो जाता है तो ये 34-35 जो चीनी मिल होंगे, ये मिल करके बहुत भारी मात्रा में रोजगार भी उत्पन्न करेंगे, और साथ साथ कृषि को भी एक बड़ा रास्ता मिलेगा आगे बढ़ने का। जैसे मखाना को आप देख रहे होंगे, जलकुंभी को देख रहे होंगे, मछली पालन को देख रहे होंगे, उसी तरह से गन्ना उत्पादन भी एक बहुत बड़ा हब हो जाएगा, और इसको लेकर के भी लाखों लाख लोगों के लिए रोजगार का सृजन होगा। इसके अलावा कृषि के प्रगति के लिए कृषि को विशेष तवज्जो दी गई है, और इसीलिए आपने देखा भी होगा कि रामकृपाल यादव कृषि मंत्री बनाने के साथ साथ उनको पूरी तरह से छूट दे दी गई है कि कृषि के क्षेत्र में जो भी विकास हो सके आप उसको करें। आपको बता दें कि इसके लिए इसके साथ साथ इसमें जोड़ा गया है मखाना उद्योग, डेयरी उद्योग, मत्स्य उद्योग,
विशेष फोकस है 2024 से 2029 तक का 5 वर्षों का मास्टर प्लान तैयार किया गया था और उस मास्टर प्लान के तहत कृषि की प्रगति और प्रदेश की समृद्धि, इसको जोड़ करके एक नारा दिया गया है। इसके लिए आपने देखा भी होगा, हमने आपको बहुत पहले, अभी कुछ दिन पहले एक खबर करके दिखाया था, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को बिजली देने के लिए वहीं पर सोलर बिजली देने की व्यवस्था की है और यह व्यवस्था अब बिहार में भी शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके लिए काम चल रहा है। शिक्षा को व्यवसायीकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण यानी कि कहा जाए तो शिक्षा को लेकर के उसको भविष्य कैसे बने और कैसे स्किल इससे जुड़े, इसको लेकर के स्किल डेवलपमेंट, प्रशिक्षण और एजुकेशन सिटी बनाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ साथ सर्वसुलभ स्वास्थ्य की भी व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए केंद्र की सरकार तो आपको 5 लाख का बीमा दे ही रही है। बिहार की सरकार जो है उसके लिए पंचायत स्तर और प्रखंड स्तर तक अस्पताल की व्यवस्था, डॉक्टरों की उपलब्धता के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में नीतीश कुमार की ये जो योजना है, उसके साथ साथ सड़कों की कनेक्टिविटी, आपको पता ही है कि 4 घंटे में किसी भी जगह से आप पटना राजधानी पहुंच जाएं, इसकी व्यवस्था की जा रही है। ये सब सीधी तौर पे आप समझ ही गए होंगे कि नीतीश कुमार ने पूरा प्लान बना लिया है और इस प्लान के तहत कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब आने वाला जो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा उसमें 11वीं बार भी नीतीश कुमार ही शपथ ग्रहण करेंगे। उसके लिए उन्होंने अपने लिए सारी व्यवस्था कर ली है। इस खबर के बाद हम आपके राय जरूर जानना चाहेंगे, आप किस तरह से देख रहे हैं इस नई सरकार, जो एनडीए की सरकार आई है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, और आगे जिस तरह से सरकार काम कर रही है और जिस तरह से रणनीतियां, योजना बना रही है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।